गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू महाराजा अग्रसेन आयुर्वेद कॉलेज। तो आज का हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है स्वस्थवृत्त और आज का टॉपिक हम कंटिन्यू करने वाले हैं। कम्युनिकेबल डिजीज हमने स्टार्ट कर ली थी। तो कम्युनिकेबल डिजीज में हमने थोड़ा सा इंट्रो किया था ट्यूबरकुलोसिस का, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्यूबरकुलोसिस क्या है, जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं, हिंदी में हम इसे कहते हैं क्षय रोग। आयुर्वेद में इसका मीनिंग क्या है, जिसमें क्षय होता रहता है। क्षय होना क्या होता है? घटता रहता है, कम होता रहता है, ठीक है। तो क्षय, इसके लिए ट्यूबरकुलोसिस के लिए पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है? माइको बैक्टीरियम। आगे ट्यूबरकुलाई बोल दो या ट्यूबरकुलोसिस बोल दो, ठीक है। ट्यूबरकुलाई बोलो ज़्यादा बेटर है। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इसका पॉजिटिव बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है। जैसा कि हमने बात कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारियां, ठीक है। और नॉन कम्युनिकेबल में हमने क्या एग्जाम्पल दिए थे, जैसा कि शुगर, बीपी, हार्ट अटैक, है ना, हार्ट डिजीज। ये क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। और अब हम कंटिन्यू करते आ रहे हैं। इससे पहले हमने इन्फ्लुएंजा वायरस भी पढ़ा था। ये जो वायरल बैक्टीरियल पैरासाइट, जो मतलब बीमारियां एक से दूसरे व्यक्ति में होने के चांसेस बने रहते हैं, तो कम्युनिकेबल डिजीज है। फिर क्या है? माइको ट्यूबरकुलोसिस की जब हम बात कर रहे हैं, तो ट्यूबरकुलोसिस में लक्षण क्या क्या आते हैं पेशेंट को? फीवर आता है और भाई क्या समझा नहीं? दाने होते हैं किस चीज के? बॉडी पे दाने होते हैं। दाने वाला लक्षण तो इसमें नहीं था। दुखी होना अच्छी बात है, चौक हो तो बलगम आती है, कौन सी? खून। हाँ, वो टाइफाइड में था जो आप छोटे दाने कह रहे हो, वो है टाइफाइड में। ट्यूबरकुलोसिस है ये रेस्पिरेटरी डिजीज। मतलब मेनली क्या है, ज्यादातर मोस्टली ये होती है लंग्स में। सबसे पहला निशाना ट्यूबरकुलोसिस का रहता है लंग्स में, लेकिन होने को ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकती है। हड्डियों में भी हो सकती है, गले में भी हो सकती है, रिप्रोडक्टिव हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनमें भी हो सकती है। बट मोस्टली जो कॉमनली केसेस पाए जाते हैं वो पल्मोनरी के पाए जाते हैं। पल्मोनरी हम किसे बोलते हैं? पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम? हार्ट के लिए। पूजा हार्ट के लिए। तो फिर कार्डियक किसके लिए यूज करते हैं? पल्मोनरी यूज करते हैं हम फेफड़ों के लिए, लंग्स के लिए, ठीक है। तो लंग्स की जो ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा होने वाली ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, मोस्टली चांसेस जो बने रहते हैं वो रहते हैं पल्मोनरी टीबी होने के। और वहां से भी कंटिन्यू रहती है तो वो हो सकती है कि बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। तो इसके अंदर लक्षण हमें नॉर्मली क्या देखने को मिलते हैं? एक तो पेशेंट का बॉडी वेट डाउन होता रहता है, ठीक है, सडन बॉडी वेट डाउन रहेगा। और क्या रहेगा? खांसी रहेगी, वो क्या 3 हफ्तों से ज्यादा, 21 दिन से ज्यादा। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से बीएस क्लासेस में। हमारी यूनिट चल रही थी और वो लैंथेनॉइड के बारे में और लैंथेनॉइड तत्वों का रसायन हो सकती है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लैंथेनॉइड की जो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है वो किस प्रकार की, ठीक है। अगर बात करें चुंबकीय वाली खांसी जो होगी घूर्णन की, वो हम ये देखते हैं कि से ज्यादा रहेगी। संक्रमण श्रेणी की बात करूं, अगर डी ब्लॉक की बात करूं, तो संक्रमण श्रेणी में हम जब भी चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान निकालते हैं तो हम एक फॉर्मूला यूज में लेते हैं। वो फॉर्मूला रहता है अपना म्यू इज इक्वल्स टू एन एन प्लस। तो इसे हम क्या बोलते हैं? जब अब यहाँ पर जो एन होता है वो एन होता है अयुग्मित ब्लड आता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एन क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब यहां तक ये बात है कि जो डी ब्लॉक होता है
है उस डी ब्लॉक में चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो जब हीम आ गया तो यानी कि एक तो अपनी इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति क्राइसिस यानी कि और दूसरी एक इलेक्ट्रॉन की गति होती है कौन सी, कक्षीय गति। इन दो चीजों पर डिपेंड करता है क्या रहा है ब्लड, लेकिन डी ब्लॉक तक हम इस गति को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों नेगलेक्ट कर देते हैं? नेगलेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि जो डी ब्लॉक में लिगेंड जो जुड़े हुए होते हैं केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, इन लिगेंडों का भी कुछ ना कुछ रात को चुंबकीय आघूर्ण होता है। वो चुंबकीय आघूर्ण इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान को उदासीन कर देता है और हम सिर्फ जो चक्रण गति होती है उसके कारण हम क्या करते हैं, म्यू का मान कैलकुलेट बॉडी वेट जो है। लेकिन वही रूल अगर हम लेंथेनॉइड श्रेणी में लगाएं और लेंथेनॉइड में जाकर के ट्राई करें तो वहां पर कुछ रिजल्ट हमें विपरीत मिलते हैं। वो रिजल्ट क्या मिलते हैं, जैसे कि यहाँ पर अपने पास एक फॉर्मूला है कि म्यू हो जाएगी S = n+2, यानी कि n का normally मान जो जितना ज्यादा होगा साइन उसका सिम्टम है, म्यू का मान भी क्या होना चाहिए, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या ज्यादा होना है, चाहिए। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है क्या कि है, नहीं ये बात बिल्कुल सही है। पॉजिटिव लेकिन जब हम जाते हैं कहा लेंथेनॉइड सीरीज में, बात करता हूं मैं F7 विन्यास वाले गैल्वेनियम की, जहां पर GD+3, जैसे मान लो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, आपने F7 है। F7 विन्यास का मतलब है इसमें टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि आपको टीवी है, ठीक है, हो सकता है आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड है, लेकिन आप जब भी कहीं पे थूकोगे अगर 7 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये है कि लेंथेनॉइड जो सीरीज है उसमें सबसे ज्यादा जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो उसका होना चाहिए। इन्फेक्शन क्या है, जो पॉजिटिव केस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, जिनको ये बात बिल्कुल पॉजिटिव गलत आ है, चुका है, ऐसा नहीं होता। इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान सबसे अधिक और एक नहीं। मैंने बताया था आपको ड्रॉप, तो फिर किसका होता है, F9 विन्यास वाले डायसोप्रियम+3 dy+3 और F10 विन्यास वाले HO3+। अब इन दोनों में बात करूं तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 और इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकलती है, बूंद संक्रमण जिसे बोलते हैं, इसमें 5 है, इसमें 4 है। अधिकतम अगर चुंबकीय आघूर्ण की बात करें लेंथेनॉइड सीरीज में तो वो अधिकतम चुंबकीय आघूर्ण किसका होता है, तो अब क्या है, अकॉर्डिंग टू द रूल थोड़ा किसका चाहिए था, GD+3 का, लेकिन मिल किसका रहा है, हमें इन दोनों का मिल रहा है। यानी कहने का मतलब है कि जो अपना ये फॉर्मूला है, संक्रामक रहेगा, इन्फेक्टिव रहेगा और वो आगे ट्रांसफर करने के लिए काम क्यों नहीं करेगा, इसके पीछे भी लेकिन इसके पीछे भी एक सोल्यूशन, जब उसकी मेडिसिन वो रीजन ये है शुरू कर कि दी, जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज होती है इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां चले जाते हैं, 90% इन्फेक्टिविटी कम हो जाती है। और 4F जो है वो काफी गहराई में आज ट्रीटमेंट शुरू किया है, आज 6 तारीख है, 6S 8 तारीख तक 48 घंटे हो जाएंगे, 6S और 6P जो कक्षक होते हैं आगे टीवी मुकाबले में जो 4F कक्षक होता है ये काफी गहराई में होता है। इस वजह से इसकी जो कक्षीय गति होती है उसके द्वारा उत्पन्न जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको इसमें हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, ट्यूबरकुलोसिस में नगण्य नहीं। आपने कभी सुना अपने गांव में या चुंबकीय आघूर्णों के मान में क्या आता है, अंतर आता है। यहाँ पर F5 विन्यास वाला SM+3 है जहां पर इसके अंदर 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब यहाँ पर तो आप बोल रहे हो सर इसमें 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो इसका अधिकतम था, यानी कि सर इसका फिर क्या होगा, इस डायसोप्रीमियम के साथ जैसा ही होगा, इसके साथ का ही होगा इसका, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होता है वो न्यूनतम होता है। नो आइडिया, तो इसके लिए न्यूनतम तो उसका होना चाहिए जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बिल्कुल ही कम हो, लेकिन यहाँ पर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 है और इस dy+3 में भी 5 है। इसका तो चुंबकीय आघूर्ण का मान अधिकतम है और इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम है। ये बात फिर कैसे सेट होगी? पहले किसी जमाने में ट्यूबरकुलोसिस का इलाज नहीं होता था, पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखेंगे किस प्रकार से हम लेंथेनॉइड श्रेणी जो होती है उसको चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाल सकते हैं और किस प्रकार से हम उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, मतलब जिसको हो गया था वो फॉर्मूला है आपके सामने। लेकिन बाद में यहाँ पर हम जो चुंबकीय और आघूर्ण निकालेंगे वो कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों गतियों को ध्यान में रखते हुए फॉर्मूला क्या है, 4S S+1 + L L+1।
अब यहाँ पर एस क्या है, गांव में एल क्या है, या ये बात किसी भी important है। छोटे-छोटे अगर क्लिनिक एस की बात करूं तो एस होता है स्पिन क्वांटम संख्या, लेकिन यहाँ पर एस क्या है, यहाँ पर परिणामी स्पिन क्वांटम संख्या, परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, इसके लिए परिणामी यानी टोटल कितनी आएगी, परिणाम क्या निकलेगा वो कैसे निकालेंगे, उसको निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है एम एस इंटू एन। ये एम क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये एम एस डायरेक्टली एम एस है स्पिन क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम संख्या के सिर्फ दो ही मान होते हैं, या तो क्या होगा +1/2 या क्या होगा -1/2। तो एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, एम एस क्या है, स्पिन क्वांटम संख्या, यानी किसी की बात है जो परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, परिणामी नेट स्पिन क्वांटम नंबर का मान जो आएगा वो क्या होगा n/2। वो कैसा होगा +-n/2 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं एल की, तो एल क्या है, ये क्या है, परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम, 6 महीने का ये चक्रण के कारण, एल किसके कारण, कक्षीय गति, कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या, 6 महीने का उसका मान क्या होता है एप्सिलॉन। इसके अंदर होता है एजुमिथ्यूअल मेडिसिन कौन कौन सी आ जाती है, जब हम इन दोनों का मान अगर अपने को पता चल जाए तो हम जो मान निकालेंगे वो म्यू का मान आएगा, वो किसके लिए आएगा, वो म्यू का मान आएगा अपने पास। ठीक है, लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनके चक्रण चुंबकीय आघूर्ण का मान आ जाएगा। अब बात करते हैं एक नए वैज्ञानिक का नाम था रूजल सैंडर्स। इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया था। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने एक नई क्वांटम संख्या, आप बोलोगे सर क्वांटम संख्या तो 4 ही होती है, आज तक हमने सिर्फ 4 ही क्वांटम संख्या पढ़ी है, 5वीं क्वांटम संख्या हमने पढ़ी ही नहीं, बिल्कुल नहीं होती 5वीं क्वांटम संख्या। लेकिन इन्होंने सिर्फ लेंथेनॉइड के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए इन्होंने बताया था, वो क्वांटम संख्या क्या दी थी इन्होंने, उसका नाम दिया था जे। और उस जे का मान क्या था, उस जे का मान दो प्रकार का था, एक तो था L - S और एक था L + S। L - S कब होगा और L + S क्या कब होगा, इसके लिए देखिए J = L - S अगर और कोष में अर्धपरित से कम इलेक्ट्रॉन, और ये ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये किट दी जाती है। F ब्लॉक है, अगर F ब्लॉक में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, अगर उसने अब 14 का अर्धपरित कितना हो गया, अर्धपरित कितना हो गया, किसी कारणवश कल को उसकी इम्यूनिटी डाउन हुई है, इम्यूनिटी डाउन होने के कारण कोई भी एलिमेंट मैंने आपको बताया था उसके अंदर उस F ब्लॉक में 7 से कम इलेक्ट्रॉन डाउन होगी, यानी अर्धपरित से कम इलेक्ट्रॉन है, तो इस जे क्वांटम संख्या का यूज में लिया जाएगा और इसका मान होगा L - S। और अगर 7 से ज्यादा है तो यूज लिया जाएगा L+। उसमें क्या किया जाएगा फिर इसके साथ में। अब बात करते हैं L, ये जो जे क्वांटम संख्या रूजल सैंडर्स ने जो बताई, इस जे को ध्यान में रखते हुए एक नया फॉर्मूला दिया गया जो बिल्कुल लेंथेनॉइड श्रेणी की चुंबकीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेंथेनॉइड श्रेणी के जितने भी एलिमेंट है, 14 के 14 एलिमेंट, उन सबका चुंबकीय आघूर्ण का मान हम उससे ज्ञात कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है μ = 3/2 + S S+1 - L L+1 डिवाइड बाय 2J J+1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे √J एक तो इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जितने भी लेंथेनॉइड सीरीज के एलिमेंट हैं उन सबका हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले के माध्यम से हमें पता चलेगा कि जो Gd+3 का चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो अधिकतम ना होकर के Dy+3 और HO3+ का होता है, जबकि Sm+3 में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण भी उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है। और जब मान लो ये था आपका चुंबकीय प्रवृत्ति और लेंथेनॉइडों की चुंबकीय प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, उनके चुंबकीय आघूर्ण के मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं और क्या क्या लंग्स के अंदर क्या करते हैं तरीके से हम निकाल सकते हैं। इस तरह से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत हमारे फंक्शन होता है सांस लेने में, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उसमें क्या होगा, उसको जब सांस लेगा तो उसको सांस लेने में भी दर्द महसूस होगा। रिकॉर्ड तो ये गिरा। तो एक जो हमने इसका मेन लक्षण जो बताया है, जो इसके बलगम में और थूक में थोड़े थोड़े खून की जो ऐसे लाइनें सी जो धारियां सी होती हैं, उस तरह से खून की देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर क्या है, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी किसे कहते हैं, जो पल्मोनरी किसे कहा हमने, लंग्स को, जो लंग्स के बाहर, ये तो होगी लंग्स की टीबी की बात। लंग्स से एक्स्ट्रा जो होगी वो कहाँ कहाँ होती है, सबसे ज्यादा कहने हैं लिम्फ नोड। हमने जब लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा था उसमें मैंने आपको बताया था पूरे शरीर में लिम्फ तो होता ही है, लिम्फेटिक
वेन्स भी होती है, लिम्फेटिक जो वेसल्स भी होती हैं, और एक क्या होती है लिम्फेटिक लिम्फ नोड होती है। लिम्फ नोड क्या होता है, जो गांठें, नोड किसको बोला था हमने, गांठों को, ठीक है। तो उनकी टीबी भी सबसे ज्यादा उसके बाद होती है। और कहाँ पे होती है, प्लूरा, प्लूरल टीबी भी होती है। जो प्लूरा हम किसे बोलते हैं, इसको जो लेयर कवर करती है लंग्स को, जो एक कवरिंग होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसे प्लूरा बोलते हैं हम, ठीक है। और किसमें होती है, हड्डियों में भी हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी हो जाती है, ठीक है, जोड़ों में भी हो जाती है, मेनिंजेस में भी हो जाती है। मेनिंजेस बोलते हैं जो हमारे ब्रेन को जो लेयर कवर करती है उसको मेनिंजेस मेनिंजेस बोलते हैं। और जब वो सूज जाती है, बच्चों में एक बीमारी होती है जिसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, यानी कि जो ब्रेन के ऊपर जो लेयर थी, कवरिंग लेयर थी, वो उसमें सोजिश आ गई, इन्फ्लेमेशन हो गई, उसे मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। तो और क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, निदान, यानी कि इसका डायग्नोज कैसे करेंगे, ठीक है। डायग्नोज में एक तो क्लिनिकली होगा, हम लोग क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप लेके उसके लंग्स की आवाज सुनेंगे सबसे पहले तो जब उसके लंग्स की आवाज सुनी जाएगी, उसमें क्रेपिटेशन प्रेजेंट होंगे। अब क्रेपिटेशन किसे बोलते हैं, जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पहले तो सबसे पहले तो क्या होगा, हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग यानी कि पेशेंट से आप सारी डिटेल पूछेंगे, आपको कब से फीवर आ रहा है, कब से आपको ये दिक्कतें हो रही है, घर में किसी को कोई पुरानी दिक्कत, क्योंकि जब घर में किसी को हो सकता है कि आपके घर में पेशेंट था, ठीक है, आप उसके कांटेक्ट में आए, उसकी चीजें यूज की है, उसकी सेवा की है, तो हो सकता है उसका टीबी का बैक्टीरिया आप तक पहुंच गया, ठीक है। हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, वो बताएगा आपको मेरा वेट भी लॉस हो गया, मेरे को ऐसे ऐसे रात को फीवर आता है, पसीने आते हैं, वो लक्षण बताएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आ गया हिस्ट्री टेकिंग क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। फिर क्या है, सेकंड हम लोग क्या करेंगे, स्टेथोस्कोप से ऑस्कल्टेशन जिसे बोलते हैं, ऑस्कल्टेशन किसे कहते हैं हम, ऑस्कल्टेशन कहा जाता है स्टेथोस्कोप से जो हम आवाज सुनते हैं पेशेंट की, ठीक है। उसमें क्या रहेगा, क्रेपिटस पॉजिटिव। अब क्रेपिटस क्या होता है, ये आवाजें होती हैं, जैसे हम कागज को ऐसे इकट्ठा करते हैं, है ना, जो आवाज, जैसे आपको बहुत ज्यादा जुकाम, जब बलगम आपके फेफड़ों में भर जाती है, तब आवाजें आती है ना खड़खड़ की, उस तरह की आवाजें सुनने को मिलेंगी डॉक्टर को, ठीक है। तो उसे क्रेपिटस बोलते हैं। जैसे एक कागज को हम इस तरह से क्रश करते हैं, उस तरह की आवाजें को बोलते हैं क्रेपिटस, ठीक है। तो फिर ये तो हो गया आपका क्लिनिकली, ठीक है। फिर हम उसका एक टेस्ट करवाएंगे, ब्लड टेस्ट जब करवाएंगे हम, AFB स्पुटम, स्पुटम तो समझ गए आप किसे बोल दिया, बलगम को, ठीक है। AFB क्या है, AFB की फुल फॉर्म है एसिड फास्ट बैसिलस, एसिड फास्ट बैसिलस। ये स्पेशली टीबी के लिए टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। AFB स्पुटम इसको लिखा जाता है, और एसिड फास्ट बैसिलस ये इसलिए किया जाता है कि ये जो टीबी का बैक्टीरिया पेशेंट में मौजूद है या नहीं है, इसको डिटेक्ट करने के लिए एसिड फास्ट बैसिलस टेस्ट करवाया जाता है, ठीक है। और क्या करवाते हैं, एक जेल नेल्सन स्ट्रेन, जिसमें क्या होता है, ये कलर जेल नेल्सन स्ट्रेन, मतलब इसमें जब अगर पेशेंट पॉजिटिव होगा तो वो रिएक्ट करके कलर उसका आ जाएगा जब ब्लड टेस्ट करेंगे तो, और अगर नेगेटिव होगा तो वो कलर चेंज नहीं करेगा।
ठीक है। एक होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये क्या होता है, इसके अंदर स्किन के अंदर इंट्राडर्मली एक प्रोटीन इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद उसके बाहर इस तरह से मार्क कर दिया जाता है 4 mm का, ठीक है। अगर 48 घंटे के भीतर या 48 से 72 घंटे के भीतर क्या होगा, वो जो सोजिश और लालीपन जो भी जो रिएक्शन है वो इससे बाहर हो गई, इससे इसको पार करके चली गई इस निशान को, तो समझो वो टीबी पॉजिटिव है, ठीक है। अगर इसके भीतर ही जो रिएक्शन हुआ, इसके जो चक्कर जो मारते हैं ना, आप पेन से मार देते हैं, अंदर इंजेक्ट करके डॉक्टर क्या करेगा, पेन से इस तरह से गोला बना देगा 4 mm का। अगर उसको पार किया तो टीबी पॉजिटिव है, अगर उसके अंदर ही रहा तो नेगेटिव है, ठीक है। एएफबी स्पुटम और ट्यूबरकुलिन टेस्ट हो गया, ठीक है। एक नेल्सन टेस्ट हो गया। एक क्या होगा, माइकोबैक्टीरियम कल्चर। एएफबी स्पुटम हो गया, एक टेस्ट करवा देते हैं एएफबी कल्चर। कई बार स्पुटम में नहीं पता लगता तो एक और टेस्ट करवाया जाता है साथ में, एएफबी कल्चर, कल्चर टेस्ट बोल देते हैं, स्पुटम कल्चर बोल देंगे इसको, ठीक है। एएफबी स्पुटम में नहीं होगा तो स्पुटम कल्चर करवाया जाता है, तो उसमें पता लगता है इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। फिर एक और क्या करवा सकते हैं हम इसके लिए, एक लिखेंगे हम इसको CXR, PABU। इससे ये किसे कहते हैं, चेस्ट एक्सरे को, ठीक है। चेस्ट एक्सरे में देखा जाता है कि जैसे लंग्स है उसमें इस तरह से अपने को वाइट 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 पैचेज दिखाई देंगे। जब एक्सरे फिल्म को हम इस तरह से देखेंगे ऊपर करके, तो उसमें क्या है, छोटे 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 इस तरह से पूरा जो एक्सरे आपको खराब मिलेगा, ठीक है। तो एएफबी स्पुटम, स्पुटम कल्चर, ट्यूबरकुलिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। एक क्या गया, एलाइजा टेस्ट, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट एसे, एलाइजा टेस्ट होता है, एलाइजा। ये भी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्रेजेंट है या नहीं है इसके लिए किया जाता है। एलाइजा टेस्ट अलग अलग बैक्टीरिया के लिए शरीर के भीतर एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी उसको डिटेक्ट करने के लिए करवाया जाता है। एलाइजा टेस्ट केवल ट्यूबरकुलोसिस में नहीं किया जाता, एड्स में भी किया जाता है, और जो हेपेटाइटिस बी हो गया या और कई बीमारियों में एलाइजा टेस्ट किया जाता है। सब के अंदर क्या देखा जाता है कि आपकी बॉडी ने किसी खास बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी बनाई या नहीं बनाई। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होगी, एंजाइम, उसका एंजाइम डाला जाता है उसमें, लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट, इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे, ये फुल फॉर्म एलाइजा की, ठीक है। तो ये हो गया हमारी क्या डायग्नोसिस, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा हमारा पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको प्रिवेंशन की कैसे बचाव करने, कंट्रोल मेजर्स, ट्यूबरकुलोसिस के कंट्रोल मेजर्स कैसे करेंगे हम। एक तो करेंगे डॉट किट, जो न्यूली हमारा ट्रीटमेंट है किसके लिए, टीबी के लिए। डॉट किट के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि 4 मेडिसिन होती हैं। कौन कौन सी, आइसोनाइजेड, रिफेम्पिसिन, इथेम्बुटोल और पायरेजिनामाइड, ठीक है।
अगर रिलैप्स केस है तो उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। और क्या है, डेल्टोइड मांसपेशियों में क्या किया जाएगा, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस, जो अपने इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वैक्सीन जो लगाई जाती है, जैसे एक तो जैसे बचपन में मैंने आपको बताया था कौन सी लगती है इसके लिए वैक्सीन, एट द टाइम ऑफ बर्थ जो वैक्सीन लगती है। टीबी के लिए कौन सी वाली होती है, बीसीजी। तो बीसीजी वैक्सीन बचपन में लगाई जाती है, इसके लिए टीबी के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ लगती है, विद इन 24 आवर, ठीक है, 24 घंटों के भीतर जो लगाई जाती है बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी की, ये 3 वैक्सीन विद इन 24 आवर बच्चों को लगाई जाती है। जिसमें बीसीजी जो होती है किसके लिए होती है, बीसीजी होती है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। फिर अगर मान लो बाद में किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया तो प्रोफाइलैक्सिस, इम्यूनो प्रोफाइलैक्सिस जो इंजेक्शन लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, डेल्टोइड मसल में, डेल्टोइड मसल। डेल्टोइड मसल कौन सी होती है, ये वाली, ठीक है, शोल्डर के ऊपर जो मसल है ये डेल्टोइड मसल है, यहाँ पे लगाई जाती है। और इसकी डोज कितनी होगी, 0.1 ml, ठीक है, 0.1 ml इसकी इंट्राडर्मल बीसीजी वैक्सीन दी जाएगी। इसका रूट कौन सा रहेगा, इंट्राडर्मल, यानी कि स्किन के अंदर लगाई जाएगी। डर्मा किसे कहते हैं, डर्मा हम स्किन के लिए यूज करते हैं, डर्मल, इंट्राडर्मल यानी कि स्किन में। डोज कितनी रहेगी, 0.1 ml, एंड कौन सी मसल में लगेगी, डेल्टोइड मसल में, ठीक है। आईएम इंजेक्शन हम ज्यादातर कहाँ लगाते हैं, किसमें, आईएम नस में लगाते हैं, हो जा आईएम इंजेक्शन जो लगाया जाता है उसका नस वाला तो आईवी होता है, इंट्रावेनियस, और आईएम क्या है, इंट्रामस्कुलर। तो फिर वो नस में कैसे लगा देंगे, इंट्रामस्कुलर होता है, मसल्स में लगता है, ठीक है, मोस्टली ग्लूटियस मसल में लगता है, ये वाली जो मसल होती है ग्लूटियस मसल बोलते हैं इसको, ठीक है। यार सारा वाइट हो गया। तो फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो जो क्रोनिक पेशेंट है, लंबे टाइम से पेशेंट है, रिलैप्स केसेज है, उनमें क्या है, जो डॉट किट है उसको दोबारा से शुरू किया जाता है विद एन एक्स्ट्रा कंपोजिशन, जैसे हमने स्ट्रेप्टोमाइसिन उसमें ऐड किया था, ठीक है। तो और क्या कर सकते हैं हम, शुरू से ही बच्चों में वैक्सीन अवश्य लगवाएंगे। तो वैक्सीन जो बच्चों में लगती है उसका नाम मैंने आपको बता दिया, बीसीजी वैक्सीन जो होती है वो किसके लिए है, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। तो ये तो हमारा ट्यूबरकुलोसिस हुआ कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज जो है डेंगू फीवर, उसको थोड़ा सा हम शुरू कर लेते हैं। डेंगू, मैंने आपको पहले कहा था डिजीज बीमारियां बहुत हैं, ये वाला टॉपिक लंबा चलेगा, थोड़ा ध्यान से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें। डेंगू किसके काटने से होता है, मच्छर से, ठीक है। इसका पॉजिटिव वायरस कौन सा होता है, डेंगू वायरस, ये तो आसानी से याद रह जाएगा। अगर हाँ कोई पूछे डेंगू कौन से वायरस से होगा तो डेंगू वायरस से होगा, ठीक है। और इसकी फैमिली कौन सी होती है, फ्लैवी वायरस, इसकी फैमिली जब पूछ ली जाए तो फ्लैवी वायरस, ठीक है।
तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन कौन है? मच्छर और दोनों ही है। वायरल है तो आदमी से भी फैल सकती है जिसको हुई है पॉजिटिव केस है जो, और मच्छर तो कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इन्फेक्टेड मैन और मॉस्किटो, मच्छर और आदमी जो मानव है, दोनों ही इसके सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, रिजर्वायर है मतलब। तो इसकी इन्फेक्टिविटी क्या है? पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी, मतलब कितने टाइम तक रह सकता है ये। इसकी जो लक्षण आते हैं वो कब तक रह सकते हैं? कुछ घंटों से लेकर, जैसे आपके अंदर वायरस एंटर किया उसके कुछ घंटों से लेकर 5 से 7 दिन तक। जिसको डेंगू होता है ना उसको 5 दिन तक कम से कम, मतलब जैसे ही उसमें वायरस एंटर किया है उसके कुछ घंटों से लेके 5 दिन तक या 7 दिन तक लक्षण रह सकते हैं, ठीक है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन तो मच्छर है ही, ठीक है, मच्छर लेके घूम रहा है उस वायरस को। और इसका जो पॉजिटिव वेक्टर है, वेक्टर कौन होता है? वेक्टर कौन है? वेक्टर जो इस वायरस को लेके घूम रहे हैं वो कौन है? मच्छर, ठीक है। इसका फिर जैसे हमने पूछा मलेरिया का पॉजिटिव जो मच्छर था उसका नाम क्या था? है हाँ, फीमेल एनोफ्िलीज। तो इसका डेंगू का क्या रहेगा? एडिस इजिप्टी। डेंगू का याद रखना, एडिस इजिप्टी, ठीक है। इसको फैलाने वाला, डेंगू को फैलाने वाला मच्छर कौन है? एडिस इजिप्टी। और फिर ट्रांसमिशन किससे होगा? मच्छर से। और इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 5 से 7 दिन है, 5 से 7 दिन। इंक्यूबेशन पीरियड किसको कहते हैं? जब हमारे एंटर किया है, ठीक है, उसके बाद कब बीमारी का लक्षण अपनी बॉडी में शो होता है तो उसे हम इंक्यूबेशन पीरियड बोल देते हैं, ठीक है। डेंगू का नाम हम नॉर्मली ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, इसे ब्रेक बोन फीवर। क्यों बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर? क्योंकि हड्डियों को जैसे तोड़ देता है ना, हड्डियां जोड़ बहुत ज्यादा दर्द करते हैं। जिस पेशेंट को डेंगू हो गया तो उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मली भाषा में हड्डी तोड़ बुखार कह देते हैं, और हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। कभी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोग जब एग्जाम देते हैं उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ब्रेक बोन फीवर किसे कहा जाता है? डेंगू को, ठीक है। उसमें आपको काफी सारे ऑप्शन दे दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन जैसे देते हैं कि मलेरिया भी दिया जाएगा, डेंगू दे देंगे, टाइफाइड दे देंगे, या कोई और जैपनीज इंसेफेलाइटिस या कोई भी बुखार का नाम दे देंगे। उसमें आपने क्या करना है? डेंगू, ब्रेक बोन फीवर, हड्डी तोड़ बुखार कौन सी है? वो होती है डेंगू, ठीक है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।